तो स्वागत है आप सभी का अपनी म्यूजिक क्लासेस में। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण म्यूजिक क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, इसमें मैंने सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न डाल दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और साथ ही क्या कहते हैं विज्ञान के भी डाल चुका हूँ। और बाकी विषयों के जल्द ही आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। साथ ही इसके अलावा क्या कहते हैं आप लोगों को मैंने पीडीएफ भी जनरेट कर रखी, जो आपको मैंने बता रखा है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भी कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर पीडीएफ कैसे करना है। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करने हैं आप लोग देख सकते हैं। किसी भी विषय का या सैम्पल पेपर चाहिए आपको, टॉप 30 क्वेश्चन चाहिए, तो उसको देखने के लिए आपने करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अपने मोबाइल में किस प्रकार से आप मोबाइल में जाकर सीधे मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। ये मैंने खोल दी है मोबाइल पे। आपने गूगल क्रोम खोल लेना है अपना, ठीक है। जो भी ब्राउजर आप चलाते हैं उसमें गूगल क्रोम खोल देना है और सर्च में लिखना है आपने प्रवीण जोशी क्लासेस, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, पी आर प्रवीण जोशी क्लासेस लिखना और क्लिक कर देना। जैसे ही आप प्रवीण जोशी क्लासेस पे क्लिक करेंगे, सामने आपके वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। प्रवीण जोशी क्लासेस डॉट इन, ठीक है। प्रवीण जोशी क्लासेस, इस पर आपने क्या करना है, सिंपल क्लिक कर। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद अलाउ कर देना है, ठीक है। इतना जरूर कर लीजिए आप लोग, ताकि आपका जो भी हो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने करना है यहाँ मेन्यू में, साइड में मेन्यू पर क्लिक कर दीजिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, 9th 10th क्लास का अपलोड हो चुका है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो। फिलहाल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए। यहाँ प्रीवियस ईयर 9th 10th के अपलोड है, 11th 12th के भी एक दो दिन में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों ने क्या करना है, यहाँ क्लिक कर लेना है और यहाँ से डिटेल्स ले लेनी है, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। डेट शीट डाउनलोड कर सकते हो, उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम डेट शीट है, एग्जाम पेपर है 2025, सैम्पल पेपर सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चैट करनी है आपको मेरे साथ, कुछ जानकारी चाहिए किसी विषय में डाउट है आपका तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ से आप निकाल सकते हैं एनुअल, ठीक है। तो ये सारे कर सकते हैं। तो अभी मैं सीधे आपको बाहर लेके चलता हूँ, यहाँ से टॉप 30 क्वेश्चन पे जा देंगे और यहाँ से देखिए वार्षिक परीक्षा, टॉप 30 क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से डिटेल से, ठीक है। सारी जानकारी दे रखी है कि आपको पीडीएफ से क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होने वाला करके, ठीक है। सारी जानकारी आपको बता रखा है कि आपको कितना फ़ायदा आपको पीडीएफ परचेज करने पे हो सकता है। तो आपने क्या करना है, वार्षिक परीक्षा 2025 है, नीचे आपको क्लासेस दे रखी है। तो आपने जब क्लास 10th है तो क्लास 10th पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लास 10th पे क्लिक करने का पूरी डिटेल यहाँ आपको पढ़ सकते हैं दोबारा से चाहे तो आप, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट का आपने क्या कहते हैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन चाहिए, तो जैसे वार्षिक परीक्षा का आपको चाहिए, हिंदी का चाहिए या इंग्लिश का चाहिए, गणित का चाहिए या विज्ञान का चाहिए। विज्ञान पे हमने क्लिक किया जैसे, तो विज्ञान में पेज खुल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ दे रखे हैं, आपको पूरी पीडीएफ बना रखी है सबकी। यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक कर ले। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सैंपल आ जाएगा, पीडीएफ किस प्रकार की रहेगी आपकी, ठीक है। सैंपल पेज इमेज दिख जाएगी आपको और नीचे प्राइस दिख जाएगा। अभी प्राइस बहुत कम चल रहा है पीडीएफ का, जल्द ही आपका अपडेट हो जाएगा तो ये बढ़ने वाला है। तो जिन बच्चों को चाहिए वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपल ऐड टू कार्ट में जाना है, ठीक है। जैसे आप ऐड टू कार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने व्यू कार्ट आ जाएगा। व्यू कार्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ये आ गया, देखिए यहाँ ध्यान से देख लेना, यहाँ पे क्वांटिटी एक होगी। अगर एक पीडीएफ है तो क्वांटिटी एक होगी आपकी, ठीक। अगर एक से ज़्यादा पीडीएफ है तो क्वांटिटी अलग अलग होगी, हर किसी की एक एक होगी। क्योंकि इतना देख लेना। उसके बाद आपने सिंपल करना, अगर आपके पास कूपन कोड है, कूपन कोड अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे कूपन कोड डाल के अप्लाई कूपन कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कार्ड टोटल, टोटल आपकी एक पीडीएफ है तो 20 रुपये की आपके दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। मात्र 20 रुपीज़ में आपको एक पीडीएफ मिल जानी है। सिंपल आपने क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू चेकआउट पे करेंगे, यहाँ आपकी डिटेल फिल करने को है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देनी, जो भी आपका नाम है। मैं अपने नाम डिटेल डाल दे रहा हूँ। इसी के साथ क्या करना है, इसमें आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ के हमने क्या करना है, सीधे यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक टिक करके प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे आप। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, पेज जल्दी आपके सामने लोड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये पेज लोड हो गया। अब आपका क्या, आप यूपीआई के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई, गूगल पे, फोन पे
और पेटीएम, किसी भी माध्यम से या कार्ड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली पेमेंट कर सकते हैं 20 रुपये की। और जैसे पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पेमेंट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना करना है। और अगर इसको करने में कोई प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है, मैं अभी परचेज नहीं कर रहा हूँ इसको, की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। फिर से पेज बैक जा रहा हूँ वहाँ पे। आपको यहाँ पे देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में, आप इस नंबर पे मुझे अपना जो पेमेंट की है आपने उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, और अपनी क्लास और नाम भेज सकते हैं। हम अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐसे करके यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस पूरी आपको समझ में आ गई होगी। और अब बढ़ता हूँ मैं आगे एक्सरसाइज में, जो आज हमने आज तैयार करनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, समझ चुके हैं। अब बाकी चीज़ भी अगर देखनी तो आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट को देखेंगे तो बहुत सिंपल वेबसाइट बना रखी है, आप आराम से हर चीज़ को देख के समझ सकते हैं इजीली। ठीक है, कोई भी चीज़ चाहिए आपको तो यहाँ मिल जाना है आपको बोर्ड से रिलेटेड। चलिए इसको हटा देते हैं। अब बढ़ते हैं, आज मैं इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन आपके सामने आ गई, चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। और वीडियो पे आप यहाँ पे बने हुए हैं तो वीडियो को एक काम जरूर किया करें, वीडियो को देखते हैं आप लोग, पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो को कुछ भी सीखने को मिलता है आपको, लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, ताकि बच्चों को और बच्चों को भी क्या हो, का लाभ मिल सके। इससे पहले मैं ऑलरेडी सामाजिक विज्ञान की 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने क्या करना, अगर वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चलिए बढ़ता हूँ आगे। पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है? किसी देश का, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन बी, औसत साक्षरता दर। ऑप्शन सी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। और ऑप्शन डी, ये सभी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ये सभी उत्तर क्या क्या ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, इसी से हम क्या है, इसकी इसी के आधार पर उसके विकास का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ठीक है, मानव विकास के लिहाज से। ठीक है, मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति बेहतर है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो जो बेहतर है किसमें है, वो है जो मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति बेहतर है भारत से, वो है श्रीलंका। है श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका है। ठीक है, ऑप्शन बी। और अगर आप लोगों को इस ये पीडीएफ चाहिए आपको, तो ये पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। आपने सिर्फ मेरे को क्या करना है, नीचे कमेंट लिख देना है, कमेंट में मैं आपको लिंक भेज दूंगा। इन पीडीएफ्स का आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ है, ये आपको क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जितने भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, बस आपने क्या करना है, मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, पीडीएफ को फ्री में मंगा लेना है मुझसे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। औसत आय को कहा जाता है, ठीक है, औसत आय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखो। औसत आय को कहा जाता है, ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, प्रति औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को कहा जाता है क्या, प्रति व्यक्ति। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्थिक विकास
आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं, ठीक है। नंबर 1 नियमित रोजगार, नियमित व बेहतर मजदूरी, सुरक्षा व स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी ये सभी। तो तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आर्थिक विकास के अंतर्गत ये तीनों शामिल होते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ठीक है। विश्व बैंक की बात की जा रही है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में, ठीक है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है देखो, राष्ट्रीय आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, खाद्यान्न शुद्धता के आधार पर, या उपयुक्त सभी सभी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी सही है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्या होता है, विश्व बैंक देशों के विकास की रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। हो गया, ये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है विश्व बैंक के विश्व विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है, ठीक है। विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है, ठीक है। पहला ऑप्शन ए है साक्षरता दर, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों ही है, ठीक है। विकास नापने के लिए तीनों ही पैमाने हैं, इन तीनों को देखा जाता है विकास को नापना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन डी है ये सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, इसको हम करेंगे हाईलाइट कर। ये आपका क्या हो गया, डी हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ चुका है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर इसी प्रकार के और वीडियो अगर आप चाहते हैं चैनल पे तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको उन सब्जेक्ट की वीडियो भी प्रोवाइड करूँ। बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्या विकास का आर्थिक लक्ष्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्या विकास का आर्थिक लक्ष्य नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नियमित रोजगार, ऑप्शन बी बेहतर मजदूरी, ऑप्शन सी उत्पादित वस्तुओं में बेहतर मूल्य, और ऑप्शन डी नशाखोरी, ठीक है। विकास के आर्थिक लक्ष्य में नहीं है, क्या नहीं है, नशाखोरी नहीं है। बाकी तीनों चीज होनी चाहिए लक्ष्य में, लेकिन ये क्या नशाखोरी नहीं है, ठीक है। विकास, नशाखोरी करेंगे तो विकास थोड़ा होगा, है ना। विकास कब होगा, जब नशाखोरी नहीं करेंगे तब विकास होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑप्शन डी राइट कर देना है, ठीक हो गया। नहीं पूछा, अगर पूछा जाता कि आर्थिक लक्ष्य हैं तो तीनों होते, नीचे आंसर ऑप्शन डी होता तो वो होता ये सभी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो नशाखोरी हमारा क्या विकास का लक्ष्य नहीं, आर्थिक लक्ष्य नहीं है, ठीक है। विकास का आर्थिक लक्ष्य कौन नहीं है, नशाखोरी, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के समृद्ध किसान क्यों नहीं चाहेंगे, नहीं क्या नहीं चाहेंगे, ठीक है। पंजाब के समृद्ध किसान क्या नहीं चाहेंगे, ठीक है। नंबर 1 सस्ते श्रमिक, बी उच्च आय, सी गिरते हुए मूल्य, और डी अधिक उपज। सीधी सी बात है, कोई भी किसान हो वो अपनी फसल का क्या चाहेगा, गिरता हुआ मूल्य पसंद नहीं करेगा, ठीक है। बाकी देखो सस्ते श्रमिक चाहेगा, उच्च आय भी चाहेगा, ठीक है, और अधिक उपज हो ये भी चाहेगा हर किसान। लेकिन सिर्फ क्या गिरता हुआ मूल्य, अगर फसल उगाई है उसने तो उसका मूल्य गिरेगा तो वो कोई भी किसान नहीं चाहेगा, ठीक है ना। पंजाब के समृद्ध किसान क्या नहीं चाहेंगे, गिरते हुए मूल्य, ठीक है, गिरते मूल्य, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है, ठीक है। विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है, ठीक है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय, बी है प्रति व्यक्ति आय, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है, विकास का जो उपयुक्त पैमाना है, मापदंड है, वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। क्या है, प्रति व्यक्ति आय, ये सबसे बेहतर है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, विकास को नापने का सबसे बड़ा माप, अच्छा पैमाना हुआ है एक तरीके से, ठीक है। तो ये उपयुक्त मापदंड है, ठीक है। सबसे उपयुक्त मापदंड है कौन सा, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा क्या नहीं खरीद सकती, ठीक है। मुद्रा क्या नहीं खरीद सकती, ठीक है। देखिए क्या, शेयर, प्रदूषण मुक्त वातावरण, फल, पुस्तकें।
तो इसका सीधे सा बात है, प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीदा नहीं जा सकता, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा। क्या? खुद ही पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, प्रदूषण कम करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बाकी चीज़ आप खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, फल भी खरीदे जा सकते हैं, पुस्तकें भी खरीदी जा सकती है मुद्रा से, मतलब पैसों से, रुपयों से, ठीक है। ये आप समझदार है इतने, आपको पता है पैसों से क्या क्या चीज़ आप खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते। सिर्फ एक प्रदूषण मुक्त वातावरण, ठीक है, प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीदा सकता है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए हमें क्या, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और प्रदूषण को कम करना होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है, प्रदूषण मुक्त वातावरण। हो गया यहाँ तक? इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, कोई डाउट नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेना आपने। एमसीक्यू कहीं से भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने मैक्सिमम एमसीक्यू को पकड़ रखा है यहाँ पे, और उनको मैं आपको क्या कराते हुए जा रहा हूँ, समझाते हुए जा रहा हूँ, ताकि आपको अपने समझ में चीज़ें आती रहें और आप अपनी तैयारी और अच्छे से करते रहें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। लोगों को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, सॉरी, उद्योगों को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें उद्योग जो होते हैं, उद्योग कौन से क्षेत्र में जोड़ा जाता है? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में जोड़ा जाता है। प्राथमिक में क्या आता है? कृषि और पशुपालन संबंधी जितने भी व्यवसाय हैं छोटे मोटे, ठीक है, छोटे हो या बड़े, किसी भी स्तर पर जो भी प्राथमिक में आते हैं सब, ठीक है। प्राथमिक में क्या आते हैं? जो कृषि पशुपालन से संबंधित हैं वो प्राथमिक में आ जाते हैं आपके। द्वितीय में क्या आते हैं? उद्योग आ जाते हैं, ठीक है। और तृतीय में फिर आपकी एमएनसी आ जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हुए मैं सब कुछ बताता हुआ चलूंगा आपको, बेसिक चीज़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है कि उद्योगों के क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो उद्योगों को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? ठीक है, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है, जीडीपी में सबसे प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ देता कई बार, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सकल घरेलू आय भी कहते हैं इसको, नहीं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहते हैं इसको, ठीक है, जीडीपी। और ये जीडीपी कहाँ से वो बनता है? इसका ये होता है तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है, तृतीय क्षेत्र। ठीक हो गया, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका जीडीपी का संबंध कहाँ से है? सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित कीजिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित कीजिए, ठीक है। क्या बताना? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर बताना है आपको। रोजगार की शर्तें, ठीक है। नंबर 2, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव। नंबर 3, उद्यमों के स्वामित्व। और नंबर डी, ऑप्शन डी है, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या, ठीक है। तो इसका देखो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है क्या? उद्यमों के स्वामित्व है, ठीक है, अलग अलग मालिक होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट संस्थाओं में अलग मालिकाना हक होगा, और निजी क्षेत्र की है, प्राइवेट जो चीज़ें हैं, प्राइवेट कंपनी कह दीजिए, प्राइवेट कोई भी चीज़ हो प्राइवेट से संबंधित, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? स्वामित्व क्या आता है? अलग आता है। उद्यमों में स्वामित्व जो होगा वो क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? हाईलाइट कर, इसको टिक लगा लीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग मेरे साथ साथ मेरे आंसर बताने से पहले के उत्तर लिख ले रहे होंगे, ताकि जिन बच्चों को पढ़ाई कर रखी, जिन लोगों ने, वो क्या आता है तो उनकी रिवीजन भी होता है। और अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो मैं बता ही रहा हूँ, आप वहाँ पे सीख जाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए, एक बार नोट्स बनाते रहिए अपने साथ के साथ मेरे। तो अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट 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 क्षेत्र की गतिविधि है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है किसमें? अभी बोला ना, खेती और पशुपालन, तो प्राकृतिक रूप से खेती होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? 7th का ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकियों को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। पशुपालन हो जाएगा। प्राकृतिक क्या, जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है, जिसमें किसमें होता है? प्राथमिक क्षेत्रक में। क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है किसी वर्ष में उत्पादित डॉट डॉट के मूल्य के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसे बोलते हैं। ठीक है, किसी वर्ष में उत्पादित डॉट डॉट के मूल्य के कुल योगफल को। ठीक है, और देखो क्या है, सभी वस्तुओं के सेवाओं, सभी वस्तुओं और सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं। ठीक है, सभी मध्यवर्ती और सेवाओं, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, उसका ऑप्शन है सभी मध्यवर्ती व अंतिमवर्ती वस्तुओं और सेवाओं। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही, इसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को। ठीक है, अंतिम वर्ष में, ठीक है, अंतिम वस्तु में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को सकल सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सघऊ कहा। हो गया, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। क्या सेवा क्षेत्रक कहा जाता है? नंबर एक, प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीय क्षेत्रक को, तृतीय क्षेत्रक को, तीनों को। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्र। तो जो सेवा क्षेत्रक है वो हमारा तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, तृतीय क्षेत्रक आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइन्थ का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। सेवा क्षेत्रक करता है, सेवा क्षेत्रक करता है। ठीक है, ऑप्शन ए वस्तुओं का उत्पादन, ऑप्शन बी सेवाओं का सृजन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों असत्य हैं। ठीक है, तो जो सेवा क्षेत्रक है, तो सीधी सी बात है, सेवा क्षेत्रक नाम ही उसका सेवा क्षेत्र है, तो क्या करेगा, सेवाओं का सृजन करेगा। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, सेवाओं का सृजन करेगा। ठीक है, सेवा करेगा तो भाई सेवा तो सेवा करने वाला ही करेगा ना। अब ये उत्पादन कर रहा है, उत्पादन थोड़ा करना है। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन की बात तो हो ही नहीं रही है, बात किसकी हो रही, सेवा क्षेत्र की बात हो रही। तो भैया सीधी सी बात है, जब सेवा क्षेत्र है तो वहाँ सेवाओं का सृजन होगा। क्या होगा, सेवाओं का सृजन किया जाएगा, और ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, हमने हाईलाइट कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास के साथ विकास के साथ साथ डॉट 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 क्षेत्र का महत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, महत्व बढ़ता जाता है, विकास के साथ साथ क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। पहला प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक और तीनों। सीधी सी बात है, क्या, जैसे विकास बढ़ेगा उसके साथ सभी क्षेत्रों का महत्व क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा सबसे ज्यादा, जब जब विकास बढ़ता है तो किसका सबसे बड़ा महत्व बढ़ता है, महत्व बढ़ता है तृतीय क्षेत्र का। किसका बढ़ता है, तृतीय क्षेत्र का। ठीक है? तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है, ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विकास बढ़ेगा तो क्या होगा, तृतीय क्षेत्र का क्या होगा, महत्व बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ऑप्शन 12, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र में नहीं आएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन दिया है, शिक्षक, ऑप्शन ठेला चालक, ऑप्शन सी है सड़क पर पत्थर तोड़ता मजदूर, ऑप्शन डी है कृषि श्रमिक। तो कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में नहीं आएगा बोला था, तो नहीं कौन सा आएगा, अध्यापक, शिक्षक। ठीक है, शिक्षक क्या होगा, ये असंगठित क्षेत्र में नहीं आएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए रेलवे, रेलवे का सार्वजनिक है, डाकघर सार्वजनिक, सेल सार्वजनिक है, टिस्को, टिस्को क्या है, तो टिस्को है ये आपका क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, टिस्को आपका सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, ये आपका क्या सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता, तो ऑप्शन हमारा डी आर राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है। ठीक है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है क्या, कम कीमतों पर वस्तुओं को बेचना। ठीक है,
कम कीमतों पर वस्तुएं बेचना। बी, सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना। ऑप्शन सी, अधिकतम लाभ कमाना। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है क्या? कम कीमतों में वस्तु बेचना? नहीं, गलत है। निजी क्षेत्र कैसा करता है? बिल्कुल नहीं करता है। करता है क्या? आप लोग बताइए। ऑप्शन बी, सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना, ऐसा करता है कोई प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर का काम ये होता है, दोनों नहीं होते हैं। कौन सा होता है? अधिकतम लाभ कमाना। प्राइवेट सेक्टर का पहला मुख्य कार्य क्या है? वो अधिक से अधिक लाभ कमाएगा। ठीक है, और उपयुक्त में सभी, तो सभी तो ये भी ऑप्शन गलत है। और कीमत कम कीमतों में वस्तु बेचना गलत है। ठीक है, सामाजिक कल्याण की में वृद्धि करना ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है इसका? अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है, निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर से। तो प्राइवेट कोई भी चीज हो आप, तो उनका क्या लक्ष्य होता है? अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट। यहाँ तक समझ में आ चुका है हमारे बच्चों को? तो आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट या योजना भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया? इसको मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मनरेगा, मनरेगा का मतलब ये इधर से गांधी राष्ट्रीय, ये सबका पहला पहला अक्षर ले लिया जाता है। ठीक है, तो मनरेगा कहलाता है। ठीक है, मनरेगा बनता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या एक्ट। ठीक है, तो ये कई बार फुल फॉर्म पूछ देता है, मनरेगा की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको याद रहनी चाहिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना। ठीक है, रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, रोजगार गारंटी योजना भी कहा जाता है इसको। और आगे नाम आपको पता ही है। और इस कब चलाया गया था? ठीक है, ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी सन 2000। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है 2005। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है इसका? 2005 राइट आंसर है। ऑप्शन सी पे हम क्लिक कर दें। 2005 राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया। कब चलाया गया? 2005 में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? उत्पादन का साधन है, नंबर एक पूंजी, नंबर दो लाभ, नंबर तीन सेवाएं, नंबर चार कर। ठीक है, तो देखो उत्पादन का साधन है, भैया उत्पादन कब होगा? जब आपके पास पैसा होगा तभी तो किसी चीज का उत्पादन कर पाओगे आप। आपके पास पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं होगी तो क्या हम लाभ कमा सकते हैं? लाभ से उत्पादन होगा? नहीं होगा। लाभ तो तभी होगा जब उत्पादन होगा। कर भी तभी मिलेगा जब हम उत्पादन करेंगे या सेवाएं देंगे। सेवा भी तभी, सेवाएं अलग ही चीज है, उत्पादन सेवा करने से उत्पादन नहीं होगा खाली। तो उत्पादन के लिए क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण क्या है साधन? जो है पूंजी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूंजी। उत्पादन का साधन है क्या है? पूंजी है। ठीक है, उत्पादन कब होगा? जब पूंजी हमारे पास होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी असंगठित क्षेत्र की एक विशेषता है? असंगठित क्षेत्र की एक विशेषता है। असंगठित क्षेत्र की विशेषता बोली गई है, तो रोजगार की अवधि असंगठित का मतलब जो लेबर वर्क होता है जिसमें कोई वो नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर है या ठेकेदारी जैसे हम जानते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम होता है, ये सब क्या असंगठित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो रोजगार की अवधि नियमित होती है? बिल्कुल नहीं होती भैया। लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उनकी कुछ औपचारिक प्रतिक्रिया प्रक्रिया और कार्यविधि होती है? बिल्कुल नहीं, ऐसी भी नहीं है। तीनों नहीं है ऑप्शन, तीनों ऑप्शन क्या गलत है? तो इसका मतलब नियम और विनियम होते हैं परंतु उनका पालन नहीं होता है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में, तो ये क्या है? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है, इसका लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और जो बच्चे मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं और वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो से कुछ भी सीखने को आपको मिल रहा है, तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और पहली बार अगर वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके आपको वीडियो पसंद आई है या आपको सीखने को मिल रहा है। क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है।
क्या है? प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाना कहलाता है। प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है, देखो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र में उनसे उन्हें परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र। क्या? और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आ जाएंगी। तो ऑप्शन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है अच्छे से, कोई डाउट या परेशानी नहीं। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आपका मुद्रा से संबंधित है, मुद्रा और साख। ठीक है, करता हूँ क्वेश्चन सामने आपके। पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बोर्ड में पूछा भी जाता है कई बार। मुद्रा का महत्व है, क्या है? विनिमय का माध्यम का कार्य करना, ठीक है। विनिमय का माध्यम का कार्य, विनिमय का मतलब क्या है यहाँ पे? विनिमय का मतलब है लेन देन, ठीक है। विनिमय का मतलब है लेन देन यहाँ पे, ठीक है। विनिमय क्या क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। विनिमय का मतलब समझो लेन देन। हम किसी को पैसा देते हैं, वो उससे सामान ले लेते हैं जो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। जैसे हमें सामान चाहिए तो हम क्या करेंगे? सामने वाले व्यक्ति को पैसा देंगे और उससे वो सामान ले लेंगे। करते हैं आप लोग। पेन चाहिए आपको तो आप क्या जाएंगे? बुक स्टोर पे जाएंगे। बुक स्टोर वाले को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और आपको पेन चाहिए तो आपने क्या करा? बुक स्टोर को पैसा दिया और वहां से आपने पेन ले लिया, तो ये क्या? विनिमय हुआ, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। तो मुद्रा का महत्व क्या है? विनिमय का माध्यम का कार्य करना, ठीक है। विनिमय का माध्यम बनता है मुद्रा, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई दूर करना, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई दूर करना। विनिमय की प्रणाली का मतलब क्या है? देखो पहले पुराने जमाने में क्या होता था? वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी, ठीक है। जैसे आपको पेन चाहिए और मेरे पास कॉपी, मेरे को कॉपी चाहिए, आपके पास कॉपी और मेरे पास पेन एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या, हम विनिमय कर लेंगे आपस में। मैं आपको कॉपी दे दूंगा, आप मुझे पेन दे देंगे। इससे क्या होगा? दोनों का काम चल जाएगा। और इसमें विनिमय किसमें हुआ? वस्तु वस्तु के बीच में विनिमय हुआ, ठीक है। लेकिन जब से पैसा आ गया तो उससे क्या हुआ? जब आपको चाहिए तो आपने क्या, पुस्तक भंडार वाले के पास गए, किसी भी बुक स्टोर पे गए, आपको पेन चाहिए तो आपने पेन ले लिया। ये नहीं कि आपको पेन लेने के लिए आपको कोई दूसरी चीज देनी पड़ रही है, ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ रुपया देना पड़ता है, मुद्रा देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसने क्या करा? विनिमय प्रणाली की कठिनाई को दूर किया मुद्रा ने। ठीक हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी देखो, उत्पादन और उपभोग में सुविधा। देखो उत्पादन करने में सुविधा हुई और उपभोग करने में सुविधा है। क्यों? क्योंकि देखो अब सीधी सी बात है, अगर आपको पेन चाहिए, ठीक है, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? ऐसे व्यक्ति, अगर वस्तु वस्तु का विनिमय होता तो क्या होता था? वस्तु वस्तु में तो जिस व्यक्ति के पास पेन एक्स्ट्रा है उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन उसको वो तभी देगा जब उसको जो चीज़ चाहिए वो आपके पास होगी। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या परेशानी बहुत होती थी, ठीक है। इसको हम किसी और दिन और अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो उत्पादन और उपभोग में सुविधा प्रदान किया। पैसे ने क्या करा? आपने सिंपल पैसा दिया, कोई भी चीज कहीं से कुछ भी उठा लेते हैं, हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मुद्रा ने क्या करा? ये काम सरल कर दिया। मुद्रा का मतलब समझ लीजिए रुपया पैसे से, ठीक है। मुद्रा क्या है? रुपया और पैसे को कहा जा रहा है। उसके उपयुक्त सभी, तो भैया तीनों काम कर रहा है मुद्रा। इसका मतलब क्या? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आंसर डी राइट है, ठीक को टिक कर देंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है, कौन करता है भैया? सबको पता है, ठीक है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। मुद्रा जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आप जानते हैं अच्छे से, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मुद्रा कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक का। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है, टिक कर दीजिए। हो गया। ये तो हमारे बच्चे सब समझदार हैं, आंख बंद करके लगा देंगे इसमें, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? ये चैप्टर तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का आधुनिक रूप है, ठीक है। मुद्रा का आधुनिक रूप है कागजी मुद्रा, चेक, क्रेडिट कार्ड, ये सभी। भैया सीधी सी बात है, आज की डेट में कागज पे भी काम हो रहा है, चेक से भी काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं, और ये सभी। लेकिन पूछा क्या गया है भैया? मुद्रा का आधुनिक रूप है, ठीक है। मुद्रा का आधुनिक रूप, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन लगा देंगे भैया हम तीनों, भैया तीनों है तो ऑप्शन ये सभी पे हम करेंगे टिक कर देंगे। ये हमारा ऑप्शन ये सभी तीनों टिक हो गए। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऋण की शर्तों में सम्मिलित है, ऋण की शर्तों में सम्मिलित है क्या? ब्याज दर का निर्धारण, समर्थक, ऋणाधार और आवश्यक कागजात।
तो ये सीधी सी बात है, अगर आप किसी से ऋण ले रहे हैं, ब्याज क्या कहते हैं, लोन लेते हैं कहीं, जैसे बैंक से लोन ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या ब्याज का निर्धारण होना चाहिए, ऋणाधार होना चाहिए, समर्थक ऋणाधार होना चाहिए, और आवश्यक कागजात होने चाहिए, ठीक है, ताकि कोई बाद में मुकरे ना। तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है, ये हमारा है राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साख उपलब्ध कराने साख उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोत में सम्मिलित है, ठीक है, साख उपलब्ध कराने के अनौपचारिक स्रोतों में सम्मिलित। साख का मतलब है यहाँ पे कर्जा, ठीक है, ऋण। साख का मतलब क्या है, ऋण, कर्जा, ठीक है, उधार, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन ए साहूकार, ऑप्शन बी महाजन, ऑप्शन सी रिश्तेदार, और ये सभी। तो भैया सीधी सी बात है, कर्जा तो आप किसी से भी ले सकते हैं, देने वाला होगा तो क्या है। और अनौपचारिक, ये सब क्या है, अनौपचारिक है, ये औपचारिक नहीं। औपचारिक में क्या आता है, बैंक से लिया हुआ लोन, ठीक है, बैंक से जब लेते हैं आप लोन, जिसमें पूरी कागजी कार्रवाई होती है, तो वो औपचारिक में आता है। ये सब क्या है, तीनों ऑप्शन जो है, साहूकार, महाजन और रिश्तेदार, ये सब क्या है, ये अनौपचारिक स्रोत हैं, ठीक है, अनौपचारिक स्रोत हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट है, हमने टिक कर। चलिए पढ़ते हैं आगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, कर्ज लेने में कितने कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है। कितने कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है। नंबर एक, साख, करेंसी नोट, चेक और समर्थक ऋणाधार, ठीक है। तो ये है समर्थक ऋणाधार, ठीक है, समर्थक ऋणाधार, ठीक है। ये समर्थक ऋणाधार का मतलब है गारंटर। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, अगर लोन लेने जाते हैं बैंक में, बैंक क्या कहता है, 2 से 3 बंदों को क्या करता है, आपके गारंटर रखता है, ठीक है। तो ये क्या है, समर्थक ऋणाधार कहते हैं, ठीक है। तो कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है, देने के लिए करता है। तो गारंटी देने के लिए किसका उपयोग करता है, समर्थक ऋणाधार का, ठीक है। अर्थात अंग्रेजी बोले तो ये हो जाते हैं आपके क्या, गारंटर, ठीक है, ये आपके गारंटर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः क्यों होती है भैया, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज क्यों लेते हैं लोग। पहला नंबर है आवास के लिए, बी फसल उगाने के लिए, सी विदेश की यात्रा के लिए, और डी पारिवारिक यात्रा के लिए, ठीक है। सीधी सी बात है, जब ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो कर्ज ज्यादातर लिया जाता है वो किस लिए लिया जाता है, फसल उगाने के लिए। किस लिए लिया जाता है, फसल उगाने के लिए, ठीक है। अधिकांशतः क्या होता है, फसल उगाने के लिए। नंबर एक पे क्या होता है, जो कर्ज लिया जाता है वो किस लिए लिया जाता है, फसल उगाने के लिए। उसके बाद नंबर दो पे अगर बात की जाए तो वो है आवास के लिए, ठीक है। नंबर दो पे अगर बात करें तो आवास के लिए भी लोग कुछ ले लेते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, मुख्यतः जो लिया जाता है फसल उगाने के लिए लिया जाता है, ठीक है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है, ठीक है? औपचारिक स्रोतों की, औपचारिक मतलब बैंकों की बात होगी, ठीक है। औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है, तो भैया बैंकों जो है उन पे कौन नजर रखता है। ये सीधी सी बात, बैंकों के ऊपर नजर रखने वाला कौन है, बैंकों के ऊपर नजर रखने वाला भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ये है आपका, हो गया। ये क्या करता है, मुद्रा भी छापता है, और ये इन चीजों की देखभाल भी करता है कि बैंक जो है वो किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली क्या है उनकी, किस प्रकार से कार्य करके वो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पक्षों के बीच होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली कहलाती है। थोड़ी देर पहले बताया था, अगर वस्तु बदली जाए या सेवा बदली जाए, तो पहली बात तो जब अदला बदली होगी, लेन देन होगा, तो क्या होगा, विनिमय होगा, ठीक है, विनिमय होगा, ठीक है। और वस्तुओं की हुई तो क्या होगा, वस्तु विनिमय होगा, क्या होगा, वस्तु विनिमय। हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा वस्तु विनिमय कहलाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। ये हो गया, जब भी वस्तु और सेवाओं की अदला बदली हो आपस में, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले पेन और कॉपी का एग्जांपल देकर, ठीक है, तो वस्तुओं और
सेवाओं की अगर अदला बदली होगी तो वहां पर क्या होगा, वस्तु विनिमय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट में। देखिए गेहूं से चावल की अदल बदल एक उदाहरण है। ठीक है, गेहूं से चावल की अदल बदल, ठीक है, एक उदाहरण है। सीधी सी बात है भैया, किसी को एक दो व्यक्ति हैं, दोनों में से एक के पास गेहूं एक के पास चावल है, इनने आपस में अदला बदली कर दी। एक को चावल चाहिए था, दूसरे को गेहूं चाहिए, तो आपस में अदला बदली की। तो यहाँ पे क्या हुआ, वस्तुओं के बीच अदल अदल बदल हुई ना, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के बीच जब अदल बदल होगी या विनिमय होगा तो क्या होगा, वस्तु विनिमय होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट। तभी ऑप्शन ए है, वस्तु विनिमय। चीजें अब समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीजें। ठीक है, क्रय विक्रय तो होता है जब कोई चीज खरीद के हम बेचते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज मैंने खरीदी 5 रुपए में, आगे मैं 6 रुपए में बेच रहा हूँ, मेरे को 1 रुपए का, तो यहाँ पे मैंने 5 में खरीदी तो ये क्रय हो जाएगा, बेची तो विक्रय हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ए, ऑप्शन सी में दिया था ए और बी दोनों तो नहीं है, और बी नहीं है, तो ऑप्शन तो हमने बता दिया, वस्तु विनिमय कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, वस्तु विनिमय की कठिनाइयां हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयां भैया, अब मैंने कहा ना, अब दोनों सेम ऐसी चीजें हैं जिनको दोनों को एक दूसरे के पास जो वस्तु है उनकी आवश्यकता हो, तो ये कठिनाई हमारे पास रहती है इस वस्तु विनिमय में। ठीक है, दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य संचय का अभाव, मूल्य माप का अभाव, और ये सभी भैया तीनों कारण है। सही है, वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयां क्या है भैया, एक तो दोहरा संयोग की भैया, जैसे मान लीजिए मुझे पेन चाहिए और आपको कॉपी चाहिए, अब आप और मैं आस होंगे, अगर आपके पास कॉपी है और मेरे पास पेन है तभी हम विनिमय कर पाएंगे आपस में, नहीं तो नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो दोहरे संयोग की, ठीक है, दोहरे संयोग का अभाव रहता है, मूल्य माप का अभाव रहता है। अब सीधी सी बात है, पेन 5 रुपए का है, कॉपी 20 रुपए की है, तो यहाँ पे मूल्य का भी क्या हुआ, अंतर आ गया। ठीक है, ये भी परेशानी रहती थी इसमें वस्तु विनिमय में। और मूल्य संचय का अभाव, ठीक है, इसमें क्या था, मूल्य संचय भी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी। चलिए यहाँ तक समझ में आ चुका है, आगे बढ़ता हूँ। विनिमय के लिए आवश्यक है, विनिमय के लिए क्या आवश्यक है, ये सीधी सी बात है, विनिमय के लिए क्या चाहिए आपको, विनिमय के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है 2 पक्ष, ऑप्शन बी 3 पक्ष, ऑप्शन सी 4 पक्ष, ऑप्शन डी 5 पक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए हमारा क्या है, राइट है, क्यों, 2 पक्ष जरूर चाहिए, विनिमय करना है, लेन देन करना है, तो लेन देन के लिए कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 पक्ष होनी चाहिए। कितने पक्ष होने चाहिए, 2 पक्ष होने चाहिए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए उसमें सबसे पहले आवश्यक विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए, ठीक है, मुद्रा के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए उसमें सबसे पहले आवश्यक विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, आवश्यक विशेषता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए स्वीकार करने में, सर्व स्वीकृति, नहीं एक मिनट, किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार करने के लिए में सबसे पहले आवश्यक विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, सर्व स्वीकृति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विधि ग्रहता, ठीक है, ऑप्शन सी परिवर्तनीयता, और ऑप्शन डी मूल्य में स्थिरता। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसमें, क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर देखो मुद्रा के रूप में किसी को स्वीकार करेंगे किसी चीज को, तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सर्व सहमति होनी, सर्व स्वीकृति लिखा हुआ है। ठीक है, सभी की स्वीकृति होनी चाहिए इसमें। ठीक है, कि लेन देन करेंगे तो क्या होनी चाहिए, मुद्रा में लेन देन करेंगे तो स्वीकृति जरूरी है सबसे पहले। इसका 13 का ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन सत्य कथन सही नहीं है, ये कौन सा कथन सही नहीं है, तो मुद्रा का कार्य केवल आय का वितरण करना है, ये तो है भैया काम मुद्रा का। ठीक है, सही, सही है, सॉरी सही है, ये गलत है, केवल आय का वितरण करती है मुद्रा, नहीं करती है। ठीक है, मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को दूर करने में सहायता नहीं मिलती, बिल्कुल गलत है। मुद्रा होगी तो कहीं से भी कुछ भी सामान खरीद सकते हैं आप इजीली। ठीक है, वस्तु विनिमय में परेशानी होती थी, यहाँ तो नहीं है अब तो मुद्रा से। मुद्रा समाज के लिए अभिशाप है, गलत है भैया बिल्कुल, अभिशाप कैसे, इसके तो कई फायदे हैं। ठीक है,
उसके बाद मुद्रा मुख्य रूप से विनिमय माध्यम और मूल्य मापक का कार्य करती है। ठीक है, विनिमय माध्यम और मूल्य मापक का कार्य करती है। सही वाला कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? सही है। ठीक है, करती है, विनिमय का माध्यम बनती है मुद्रा और मूल्य का मापन करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट है। राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर एक, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन बी, मुद्रा मूल्य का मापक है। ऑप्शन सी, मुद्रा रोजगारों के सृजन का आधार है। ऑप्शन डी, मुद्रा विलंबित भुगतानों का आधार है। ठीक है, तो कौन सा असत्य पूछा है? ठीक है? तो मुद्रा विनिमय का माध्यम तो है, सही है आपका, ये तो सत्य है। ठीक है, सही होगा। मुद्रा मूल्य का मापक है, मुद्रा मूल्य का मापक भी है, सही है। उसके बाद मुद्रा रोजगार के सृजन का आधार है, ये भी आपका सही है। मुद्रा विलंबित भुगतानों का आधार है, भैया मुद्रा के कारण क्या भुगतान विलंबित होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, तो असत्य पूछा गया, तो असत्य ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? ठीक है? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है? भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसके पास है? ये एकाधिकार जो है, जो नोट जारी कर सकता है वो तो एक ही भाई साहब है, हमारे कौन से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें तो आंख बंद करके लगाना है, ऐसे क्वेश्चन जहाँ मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं, आपको टेंशन लेने की। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक रूप की करेंसी है? कागज नोट, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। भैया सोने के और तांबे के सिक्के आपने देखे हैं? आज की डेट में चलते हैं क्या? चांदी के सिक्के देख रखे हैं आपने बाजार में? आप कुछ सामान लेने जाओगे, चांदी सोना या तांबे के सिक्के लेके जाते हो क्या? बिल्कुल नहीं। क्या लेके जाते हो? कागज के नोट लेके जाते हो ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, कागज के नोट। ठीक है, ये आधुनिक रूप की करेंसी है। हो गया। अब तो वैसे डिजिटल भी आ चुके हैं। ठीक है, डिजिटल भी करेंसी आ चुकी है, लेकिन इसमें ऑप्शन कागज के नोट दिया, तो कागज के नोट ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित शहरी परिवारों का कौन सा वर्ग? ठीक है, निम्नलिखित शहरी परिवारों का कौन सा वर्ग औपचारिक क्षेत्र से ऋण का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त करता है? ठीक है, शहरी परिवारों का कौन सा वर्ग औपचारिक क्षेत्र से ऋण का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त करता? गरीब परिवार, कम संपत्ति वाले परिवार, समृद्ध परिवार और अमीर परिवार। ये सीधी सी बात है, कौन करता है इसका? क्या कह रहा है? अधिकतम वो करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गरीब परिवार। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा गरीब परिवार। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट। शहरी परिवारों का कौन सा वर्ग औपचारिक क्षेत्र से? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? गरीब परिवार, राइट आंसर। बढ़ता हूँ इसी के साथ अगले चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर को करते हैं। चैप्टर 4 है, वैश्वीकरण के विगत दो दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। ठीक है, द्रुत आवागमन, ठीक है, देखा गया है कहाँ? देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का। देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का। देशों के बीच वस्तुओं, निवेश और लोगों का। देशों के बीच व्यक्तियों, व्यापारियों और पर्यटकों का। दशकों में द्रुत आवागमन, ठीक है, द्रुत आवागमन देखा कि किसका? देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। सबसे ज्यादा क्या आवागमन हो रहा है, वो किसका हो रहा है? देशों के बीच वस्तुओं का, सेवाओं का और निवेशों का। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व के सब विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश
का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, ठीक है, सब सामान्य मार्ग है, ठीक है? सामान्य मार्ग क्या है, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है? क्या है, विश्व के देशों में, ठीक है, देशों का मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, द्वारा निवेश का जो सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, ठीक है, निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है वो बताना है। ठीक है, निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, पहला नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, और भूमि का अधिग्रहण। तो क्या है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो क्या करती है, कैसे निवेश करती हैं, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है ना, एक्विजिशन जिसे कहते हैं, एक्विजिशन कहा जाता है खरीद लेना। एक बड़ी कंपनी किसी दूसरी अच्छी चलने वाली कंपनी को खरीद लेती है, ठीक है, अपने में मर्ज कर लेती है, तो इसको कहते हैं एक्विजिशन। ठीक है, तो स्थानीय कंपनी को खरीद लेना क्या है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्थानीय कंपनी को खरीद लेना। क्लियर हो चुका है, यहाँ तक कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। और अगर डाउट परेशानी है तो मैं यहाँ हूँ, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा आपके कुछ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ठीक है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सहायता पहुंचाई है, किसके पहुंचाई भैया बताओ, सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद वैश्वीकरण ने क्या करा है, जो विकसित देश है उनके लोगों के जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है, सीधी सी बात है, विकसित देश हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एकीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, एकीकरण की प्रक्रिया, देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। अब कई बार क्या होता है, ऑप्शन कहलाता है वैश्वीकरण क्या है पूछ देता है, तो क्या लिखना है आपने, सिंपल एक लाइन में आंसर आएगा, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। क्या की जगह क्या यूज करेंगे, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण हमारा क्या है राइट आंसर। ठीक है, देशों के बीच तीव्र एकीकरण, ठीक है, देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, यो, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जाती है, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक डाक जानते हैं आप, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये है आपका कह रहा है ईमेल, ईमेल तो आप जानते हैं ना, जीमेल। ठीक है, जीमेल यूज करते हैं ना, पबजी खेलते हुए ईमेल आईडी लगाते हो ना, तो ये क्या है ईमेल की बात। इलेक्ट्रॉनिक डाक का मतलब क्या है, यहाँ पे ईमेल से है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाक क्या है, ईमेल। किसके द्वारा भेजी जाती है भैया, तो सीधी सी बात है, ईमेल कब भेजी जाएगी, जब इंटरनेट होगा। बिना इंटरनेट के आपने आज तक कभी कुछ चला पाया है मोबाइल पर, चलता है बताइए, नहीं चलता है ना, तो क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाक इसका मतलब, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक इसका मतलब क्या है, ईमेल। ठीक है, ईमेल। ठीक है, ये किसके द्वारा भेजी जाती है, इंटरनेट के द्वारा भेजी जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये बढ़ते हैं आगे। एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, ध्यान देना, क्या कह रहा है, एक ऐसा संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को का मेन उद्देश्य कह दो या ध्येय कह दो, एम कह दो, एम, ध्येय का मतलब यहाँ पे क्या, एम से है, एम जानते हैं ना, उद्देश्य क्या है उसका। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ठीक है, उदार का मतलब बड़ा करना उसको बेहतर करना है उसको। ठीक है, तो ये है इसका मतलब, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है। व्यापार की बात की जा रही है और ऑप्शन दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो भैया ये तो नहीं हो सकता है, क्या विश्व व्यापार संगठन, शायद हो सकता है, अभी देखते हैं, बताता हूँ अभी आपको। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका ये सभी। ठीक है, तो संगठन जो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। भैया इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भैया, सीधी सी बात है, विश्व व्यापार और संगठन। साफ साफ कह रहा है भैया, ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब इसने सिर्फ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है विश्व व्यापार और संगठन, जोड़ दो आप इसमें। तो विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसको हम करेंगे टिक कर देंगे। ठीक है, तो टिक कर देंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए, ठीक है, वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए कौन? ग्रामीण मजदूर, कि भैया वैश्वीकरण हुआ, ठीक है, दो देश आपस में जुड़े, कैसे करके, कई साधन से, तो गरीब ग्रामीण को फायदा हुआ, शहरी शिक्षित व्यक्ति को फायदा हुआ, या धनी वर्ग के उपभोक्ता को हुआ, या ये सभी, ठीक है। अब आपको बताना है, तो भैया सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जो जिसका पैसा होगा वही तो बाहरी विदेशी चीजों का लाभ उठा पाएगा। बात है, धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिला, ठीक है। सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन हुए? सर्वाधिक लाभान्वित हुए या धनी वर्ग के उपभोक्ता, ठीक है, सर्वाधिक लाभान्वित हुए, ठीक है, जिनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा वैश्वीकरण का, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। वैश्वीकरण का मतलब है ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो बाहर के बाजार भी हैं उनमें क्या हमारा निवेश क्या कहते हैं, विनिमय बढ़ा, ठीक है। जैसे आज अमेजन है, अमेजन क्या करता है, बाहर की कंपनी है, ठीक है, उनने क्या किया, उसकी वजह से क्या हुआ, आज की डेट में क्या कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, या बाहर की और बाकी एमएनसी कंपनी है, ठीक है। धनी वर्ग को के उपभोक्ता को और सबसे बड़ा लाभ हुआ। विदेशी ब्रांड्स का खरीद कौन सकता है? कौन खरीद सकता है भैया? अमीर आदमी खरीद सकता है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए, ठीक है, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए, क्या हुए? वस्त्र निर्यातक, श्रमिक, धनिक वर्ग और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ भैया? सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या है? श्रमिक। श्रमिक श्रमिक क्या हुआ? देखो, वैश्वीकरण हुआ और प्रतिस्पर्धा बढ़ी, ठीक, कंपटीशन बढ़ा, तो इसका सबसे जो प्रभावित हुआ वो कौन सा? श्रमिक वर्ग था, जो लेबर था, वर्कर था, ठीक है, लेबर कहते हैं या वर्कर कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। जो वर्कर है वो क्या, उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ इसका, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। उपभोक्ता, ये अलग अगला चैप्टर आ चुका है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया सन 1985 में, सन 1986 में, सन 1996, सन 2004 में। तो इसका जो राइट आंसर है 1986, सन 1986 क्या है? 1986 क्या है? 1986, तो सन 1986 को हम करेंगे हाईलाइट कर, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये होगा 1986। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता का कर्तव्य है, उपभोक्ता का कर्तव्य कर्तव्य है क्या? अधिकतम खुदरा मूल्य की जांच करना। अधिकतम खुदरा मूल्य ये है एमआरपी, तो कहते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य, ठीक है। ये कई बार पूछता है एमआरपी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एमआरपी की फुल फॉर्म क्या है, पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है? और बोर्ड ड्यूटी के दौरान देखा मैंने, कई बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ये नहीं पता था कि अधिकतम खुदरा मूल्य क्या होता है, ठीक है। एमआरपी को क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहें तो मैक्सिमम ग्रॉस प्राइस कहते हैं, ठीक है, और इसमें कहते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य हिंदी में कहते हैं किसको? एमआरपी, सॉरी ग्रॉस नहीं, इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, रिटेल प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, ठीक है ये। तो उपभोक्ता का काम क्या भैया? एमआरपी देखना भैया, उपभोक्ता का कर्तव्य है, ठीक है। उत्पादन तिथि की जांच करना, ये भी उत्पादन तिथि का मतलब जो मैन्युफैक्चर डेट है वो देखना, क्या काम है? एक उपभोक्ता, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं मार्केट से, तो उसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहले उसका एमआरपी देखना चाहिए कि उसकी डेट कब का बना हुआ है, ठीक है, कब का बना के, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पुराना एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, ये भी हमें देखना होता है। एक्सपायर देखने से पहले क्या होता है? उत्पादन तिथि कब बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद वस्तु की गुणवत्ता की जाँच करना, वस्तु की गुणवत्ता की जाँच करना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये तीनों ही कर्तव्य क्या है? एक उपभोक्ता के कर्तव्य है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है, इसको टिक कर दो, ठीक हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोपरा के अंतर्गत, ठीक है, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों से कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया, ठीक है, स्थापित किया गया कोपरा, ठीक है। कोई फुल फॉर्म है किसी चीज की, मेरे को याद नहीं आ रही अभी,
ठीक है, कोपरा कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया क्या? जिला मंच। ऑप्शन ए जिला मंच, ऑप्शन बी राज्य मंच, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मंच और ऑप्शन डी ये सभी। तो भैया जो कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों को निपटारे के लिए स्थापित किया गया वो क्या है? तीनों चीजें की गई है, जिला मंच भी किया गया है, राज्य मंच भी किया गया है और राष्ट्रीय मंच भी किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी को हम करेंगे राइट। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये आपकी इस बुक का अर्थशास्त्र का ये आखिरी क्वेश्चन है। बुक के सभी चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे आज की डेट में। उसके बाद अगली जो पीडीएफ है वो आपकी रहेगी आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन के लिए अगर आप चाहते हैं या इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा दूँ, आपने मुझे क्या करना है, जल्दी से कमेंट कर देना है इसमें। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आपको ये जरूर अपने कमेंट में बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है वो है 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर, ये आपका क्या है? राइट आंसर हो। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी। और आप लोग सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, और आप लोगों का प्यार चैनल पे मिलता जा रहा है मुझे जैसे कि। और आपसे यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने तैयारी करिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। 1 महीने की बात है, 1 महीना मेहनत कीजिए और उसके बाद बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें और अच्छे मार्क्स से क्या करें, आप अपना स्कोर करें। इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, वीडियो को बंद करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।